गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम। कृषि कानूनों पर चर्चा का आज तीसरा दिन है और आज मैं आपको बताने का अपनी समझ अनुसार प्रयास करूंगा कि क्यों भारत का किसान, भारत का अन्नदाता दुखी है, नाराज है केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों में हुए संशोधन को लेकर। क्यों वो इस ठंड के मौसम में दिल्ली के बॉर्डरों में अपनी मांग को लेकर कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं डटा हुआ है और केंद्र सरकार के साथ वार्ता करने के लिए भी अब इच्छुक नज़र नहीं आता है, क्योंकि किसान अब कह रहे हैं, किसान संगठन कह रहे हैं कि वार्ता का कोई अर्थ नहीं है, सरकार को तीनों कानून पूरी तरह रद्द करने चाहिए। और एक प्रकार का गतिरोध आ गया है सरकार और किसान संगठनों के बीच। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी अच्छी कविता आपको सुनाता हूं, सुदामा पांडे धूमिल जी की। ये कविता जब मैं कल कविता कोश को सर्च कर रहा था तो मेरे हाथ लगी, मैंने इससे पहले पढ़ी नहीं थी। देखिए, माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और कविता में, गज़लों में, कहानियों में इतनी ताकत होती है कि वो समाज को दिशा दे सके। ऐसे में यदि कवि बहुत निराश हो जाए और वो ऐसी कविता लिखे जो कविता के होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दे, तो गंभीरता से सोचने का विषय जरूर बनता है। आइए पढ़ता हूँ कविता, पहले धूमिल साहब की, जिसका शीर्षक है कविता के भ्रम में। कविता के भ्रम में। और इसके बाद दूसरा कानून, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 पर चर्चा करूंगा। क्या तुम कविता की तरफ जा रहे हो? क्या तुम कविता की तरफ जा रहे हो? नहीं, मैं दीवार की तरफ जा रहा हूं। फिर तुमने अपने घुटने और अपनी हथेलियां यहां क्यों छोड़ दी हैं? क्या तुम्हें चाकुओं से डर लगता है? नहीं, मैं सहनशीलता को साहस नहीं कहता और ना दोहराना ही चाहता हूं पैसे भर जुबान से पिछली उपलब्धियां। अपनी भूख और लड़कियां, नींद के सिरहाने फैली हुई, शेर छाप तकिए की बू, नेकर में नाड़े सी पड़ी हुई पत्नी का प्यार, निक्कर में नाड़े सी पड़ी हुई पत्नी का प्यार, रिश्तों की तगार में ऊंघती हुई एक खास और घरेलू किस्म की थू आंख। कविता के कान हमेशा चीख से सटे रहते हैं। नहीं, एक शब्द बनने से पहले मैं एक सूरत बनना चाहता हूं। मैं थोड़ी दूर और आगे जाना चाहता हूं। गौर कीजिएगा शब्दों में, कवि क्या कह रहे हैं। नहीं, एक शब्द बनने से पहले मैं एक सूरत बनना चाहता हूं। मैं थोड़ी दूर और आगे जाना चाहता हूं, जहां हवा काली है, जीने का जोखम है, सपनों का व्यस्क लोकतंत्र है, आदमी होने का स्वाद है। मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूं, जहां जीवन अब भी तिरस्कृत है, संसद की कार्यवाही से निकाले गए वाक्य की तरह। अच्छा तो विदा मित्र, विदा जाओ। लेकिन मैं जानता हूं कि कल जब भाषा की तंगी में ऊबते हुए अपने शहर में वापस आओगे, तुम मुझे गाओगे जैसे अकाल में खेत गाए जाते हैं, और अभियोग की भाषा के लिए टटोले फिरोगे वे चेहरे जो कविता के भ्रम में जीने के पहले ही पर्दे के पीछे नींद में मर चुके हैं। धूमिल की भाषा, धूमिल जी के शब्द हमसे क्या कहना चाहते हैं, समय मिले तो इस पर जरा चिंतन कीजिएगा। हिंदी कविता कोश में इस प्रकार की अद्भुत कविताओं की भरमार है, उसको भी जरा टटोल लीजिएगा। तो आइए चर्चा करते हैं आज दूसरे कानून पर। केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि संबंधित 3 कानून संशोधित करके लाए गए हैं, वो अब संविधान विशेषज्ञों का भी मित्रों चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। जानते हैं क्यों? संविधान विशेषज्ञ, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स इन कानूनों में दर्ज कुछ बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि ये संविधान परत नहीं है और हमें
यानी आम नागरिक को, भारत के आम नागरिक को संविधान प्रदत्त द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। इतना ही नहीं, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संविधान अनुसार तय अधिकार क्षेत्र का भी अतिक्रमण करते हुए ये कानून नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर चर्चा बाद में करूंगा। पहले आपको कानून नंबर 2 को समझाने का प्रयास करता हूं या अपने विचार रखने का प्रयास करता हूं, ताकि समझ सकें कि क्यों भारत का अन्नदाता इन संशोधित कानूनों के चलते अनशन पर जा बैठा है, आंदोलन की राह पकड़ चुका है। ये कानून है नंबर 2 कानून, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इससे पहले मैं अपने सभी मित्रों से गुजारिश करूंगा, यदि उनको मेरे विचार पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया पोर्टल पर, ताकि जैसा मैंने कल कहा, आम जनता को सरल भाषा में इन कानूनों को समझाया जा सके और क्यों किसान इनका विरोध कर रहे हैं इसको समझा जा सके। ये कानून जो इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, ये दरअसल इसको हिंदी में कहते हैं आवश्यक अधिनियम कानून। ये 1955 में नेहरू जी के शासनकाल में बना था। इस कानून को बनाने का एकमात्र उद्देश्य था जमाखोरी को, अन्न की, खाद्य पदार्थों की, वे अन्य आवश्यक चीजों की जमाखोरी को रोकना। मैंने आपको स्मरण कराया था 1943 का फेमस बंगाल में पड़ा अकाल, जिसमें कम से कम 30 लाख लोग असमय ही मौत के आगोश में चले गए थे। 43 में यह अकाल पड़ा था और 47 में हम आजाद हुए। अन्न की स्थिति देश में बेहद खराब थी। नई सरकार के सामने पहला चैलेंज था कि जो आवश्यक वस्तुओं को जमाखोर अपने यहाँ जमा कर रहे हैं, उसका भंडारण कर रहे हैं और मनमाफिक कीमतों पर जनता के सामने रख रहे हैं, उसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए। इसलिए सरकार ने यह कानून इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बनाया, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया, जो कि अब जाकर 2020 में, सितंबर 2020 में संशोधित होकर नए रूप में सामने आया है। इस कानून के जरिए सरकार दाल, चावल, आलू, प्याज, दवाइयां, खाने का तेल, रासायनिक खाद जो किसानों के लिए बहुत जरूरी समझी गई है, जरूरी होती है, आदि कई वस्तुओं की जमाखोरी पर रोक लगाती है। इस कानून के भीतर आने वाली सभी वस्तुओं का कोई भी तय लिमिट से अधिक यदि भंडारण, स्टोरेज करता है तो उस पर हैवी फाइन, भारी जुर्माना और यहां तक कि जेल तक भेजे जाने का प्रावधान इस कानून में है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में। समय समय पर जब कभी भी देश में किसी प्रकार का कोई संकट आया है, सरकार ने इसी कानून की मदद से जमाखोरों को, मुनाफाखोरों को नकेल डालने के लिए इस कानून का प्रयोग किया है। ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, बिल्कुल हालिया समय की आपको बात बताता हूं ताकि आप समझ सकें यह कानून कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण कानून है। कोविड-19 के संकट के दौरान, कोरोना काल के दौरान, जो वर्तमान में भी जारी है, जब यह संकट शुरू हुआ था गत वर्ष, इस वर्ष की शुरुआत में, माफ कीजिएगा, तब हैंड सैनिटाइजर्स की, चेहरे में लगाने वाले मास्क की और इस प्रकार की चीजें जिनसे समझा जा रहा था, फिनाइल की, घर में पोछा लगाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, इन चीजों से कोविड-19 के वायरस को खत्म किया जा सकता है। जैसे ही ये बात सामने आई, जमाखोरों ने जमकर इसकी कालाबाजारी शुरू कर दी थी। एक मास्क जो 10 रुपए का बिकना चाहिए, उसकी कीमत 150 से 250 रुपए तक सामने आने लगी थी। जनता के सामने मजबूरी थी, वायरस से बचना है, अपने प्राण बचाने हैं, तो जनाब खरीदिए 150-200 रुपए का मास्क। तब सरकार ने, वर्तमान केंद्र सरकार ने इसी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंतर्गत
इस प्रकार की सभी वस्तुओं को जो कोविड-19 से रोकने के काम में आ रही थीं, चाहे वो फेस मास्क था, चाहे वो हैंड सैनिटाइजर था, चाहे वो फिनाइल था, इन सब की कीमतों को तय किया। 10 रुपये से अधिक मास्क नहीं बेचा जा सकता है, ये सरकार का आदेश आया। इसी कानून के अंतर्गत सरकार ने चेतावनी दी, यदि कोई इन चीज़ों की आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करेगा तो उसको इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। यानी कि ये कानून बहुत महत्वपूर्ण है। 1955 में जब ये बना था तभी इसका महत्व नहीं था, आज भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए और इस कानून में अब जो संशोधन किए गए हैं वो जनता के मन में, केवल किसान ही नहीं, जनता के मन में भी इस कानून को लेकर के संशोधन को लेकर, सरकार की नीयत को लेकर संदेह पैदा कर रहे हैं। अब इस कानून में जो संशोधन हो गए हैं उसमें अनाज, दाल, दलहन, तेल, प्याज, रासायनिक खाद आदि सभी आवश्यक वस्तुओं को इस कानून की जद से बाहर कर दिया गया है। मैंने आपको बताया था 23 वस्तुएं इस कानून के अंतर्गत वर्तमान में संशोधन से पहले कानून की जद में थी, जिनका आप जमाखोरी नहीं कर सकते थे, जिनकी मूल्य अनावश्यक मनमाफिक नहीं बढ़ा सकते थे। हमारी सरकार ने अब इन सब चीज़ों को इस कानून से बाहर कर दिया है। यानी अब व्यापारी चाहे जितना इनका भंडारण कर सकता है और जब चाहे जिस रेट में इनको बेच सकता है। मनमाफिक कीमत पर बेचने के लिए अब वो स्वतंत्र है। पिछले 65 वर्षों के से सरकार इन सभी वस्तुओं की बिक्री पर कंट्रोल करती आई है, लेकिन अब इन्हें ओपन मार्केट के हवाले कर दिया गया है। सरकारें अब केंद्र की सरकार अब इनकी कीमतों पर नियंत्रण करने के इच्छुक नहीं है। यही कारण है कि इनकी कीमतों में अब भारी उछाल आना तय हो गया है। सरकार कह रही है कि इस कानून का औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि अन्न से लेकर कई मामलों में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इस कानून के चलते सरकार का कहना है निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश करने से हिचकिचाता रहा है और इसी के चलते देश में बड़े भंडारण गृह, कोल्ड स्टोरेज नहीं बनते हैं, क्योंकि सरकार का कहना है उसके पैसे की कमी है। और प्राइवेट उद्योगपति जो हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं, वो इसमें इस इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के चलते आने से हिचकिचाते हैं। सरकार का ये भी दावा है अब हम जब इस कानून में क्रांतिकारी परिवर्तन ले आए हैं तो जबरदस्त उछाल आएगा कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में और बड़ी कंपनियां, बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे और वो अन्न की सप्लाई चेन, फूड सप्लाई चेन में भी निवेश करेंगे। इससे किसान को उसकी उपज का ज़्यादा मूल्य मिलेगा और देश खुशहाली के रास्ते में जाएगा। यानी कि जैसा मैंने पहले बताया था, 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स की समिट में अंबानी जी ने, श्री मुकेश अंबानी ने कहा था कि अब उनका अगला टारगेट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर। और अडानी ने, गौतम अडानी की कंपनी ने कहा था वो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। उनका सपना तो जरूर पूरा होने जा रहा है। किसान विसान और हम सब की बात छोड़िए, सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ेगा? घर घर फेरी लगाकर घूमने वाले सब्जी वालों पर। भाड़ में जाएं अब वो सब। अब एक ऐप के जरिए आप क्लिक कीजिएगा, आपको ताजी सब्जी और इस प्रकार की सारी इसेंशियल कमोडिटीज सरकार चाहती है घर मिले। कीमत कौन तय करेगा? सरकार नहीं करने वाली है, क्योंकि सरकार कीमत तय करेगी तो पूंजीपति, कॉरपोरेट हाउसेज अपनी मनमाफिक दाम आपसे नहीं ले पाएंगे, उनका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ने कहा भाई ये भी तुम ही लोग तय करो। आज तक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि क्षेत्र में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता था उसमें निवेश करती आई है हमारी सरकारें, और उसके द्वारा नियुक्त एजेंट ही आवश्यक वस्तुओं को स्टोर करने के अधिकारी रहते आए हैं। मैंने, आपने, हम सभी ने
राशन की दुकान से राशन खरीदा है, राशन कार्ड बनवाकर। हम जानते हैं कि राशन कार्ड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण, हमारे परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान जिसको कहा जाता है, जहां हमको आवश्यक वस्तुएं उचित दाम में मिलती आई हैं। अब ये सब कुछ मतलब सब कुछ निजी क्षेत्र के हवाले हो जाएगा। सीधी सी बात है दोस्तों, कृषि प्रधान कल्याणकारी एग्रीकल्चर बेस्ड वेलफेयर स्टेट जो इंडिया अपने को, भारत अपने को कहता आया है, उसमें से अब सरकार कृषि से अपना हाथ पीछे खींचने का मन बना चुकी है। आने वाले समय में सरकार जो किसानों को सब्सिडी देती है वो भी समाप्त करने की कोई ना कोई योजना आ सकती है। ऐसी आशंका हर उसको है जो इन कानूनों का विरोध कर रहा है। कीमतें अब इन वस्तुओं की बाजार तय करेगा, तो आप समझ जाइए कितना उछाल आएगा। सार यह है इस कानून का कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में किए गए बदलाव पूरी तरह अब आवश्यक वस्तुओं, इसेंशियल कमोडिटीज जो हमारे प्रतिदिन के काम में आने वाली हैं, उनकी कीमतों को ओपन मार्केट के हवाले कर दिया गया है। प्रॉफिट मेकिंग के उद्देश्य से चलने वाले कॉरपोरेट हाउसेस के हवाले कर दिया गया है। हाँ, एक बात और है समझने की। सरकार कहती है इस अधिनियम से आवश्यक वस्तुओं को हटाने के बाद जबरदस्त विकास कृषि के क्षेत्र में होगा। विश्व भर में इसके उदाहरण हैं कि जहां जहां सरकारों ने कृषि के क्षेत्र से अपने हाथ खींचने का प्रयास किया है, नतीजे सुखद नहीं आए हैं। फ्रांस और अमेरिका में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, घी, चीज, जो भी डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, इन सब को जब वहां की सरकारों ने अपने कंट्रोल से बाहर करके कोऑपरेटिव्स के हवाले, निजी क्षेत्र के हवाले किया, तो जानते हैं क्या सामने आया? इन लोगों ने, निजी क्षेत्र के लोगों ने कार्टेल बना लिया, एक ग्रुप बना लिया कीमतें तय करने का। इसका सीधा अर्थ यह है कि मैं निजी क्षेत्र का आदमी हूं और डेयरी प्रोडक्ट्स में काम कर रहा हूं, और मेरे साथ एक और व्यक्ति जो मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा प्रतिस्पर्धक है, वो भी काम कर रहा है। हम दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया, कहा इससे कम तो बेचेंगे ही नहीं। कीमतें बढ़ गईं। फ्रांस और अमेरिका में अब दोबारा विचार किया जा रहा है कि क्या ऐसा करना उचित था। इन आवश्यक वस्तुओं को सरकार द्वारा ओपन मार्केट को सौंप दिया जाना क्या उचित था? ये डेवलप्ड नेशन अमेरिका और फ्रांस में चर्चा का विषय है। हमारी सरकार कहती है कि बिचौलिए कम हो जाएंगे। सच्चाई यह है कि इन विकसित देशों में यह पाया गया कि किसानों के बड़े समूह से बातचीत करने के लिए, बड़ी तादाद में बातचीत करने के लिए कॉरपोरेट हाउसेस ने फिर से मिडिलमैन, बिचौलिए रखे। यानी कि बिचौलिए खत्म नहीं हुए हैं इन विकसित देशों में, और यहां की सरकारें चाह रही हैं, विचार कर रही हैं कि वापस इन आवश्यक वस्तुओं पर कंट्रोल सरकारी हो जाए। और फिर सोचिए, यदि कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र के आने से, उसके निवेश से सारी बल्ले बल्ले हो जाती, तो भला क्यों कर कृषि के क्षेत्र में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका आज भी $46 बिलियन यानी करीब 3,22,000 करोड़ की सब्सिडी क्यों देता? द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर में पढ़ रहा था, एक एनालिसिस में पढ़ रहा था, उसके अनुसार यदि ये सब्सिडीज अमेरिका में खत्म हो जाएं, $46 बिलियन की सब्सिडी जो कृषि क्षेत्र को मिलती है, तो अमेरिका का कृषि सेक्टर पूरी तरह संकट में आएगा और डूब जाएगा। दोस्तों, मैं एक बार पुनः अपील आपसे कर रहा हूं अपनी बात समाप्त करने से पहले, यदि आपको इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में संशोधित होकर नया कानून इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 पर मेरे विचार समझ में आए हों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आम जनता तक भी ये बात पहुंच सके। देखिए, आभासी दुनिया जो है, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सही में आभासी हैं। कल मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी तो कई मित्रों ने उसको शेयर किया,
पर मुझे आश्चर्य है, मेरे आभासी दुनिया में 5000 मित्र हैं, जो कि फेसबुक की अपर लिमिट है। 5000 मित्रों में से मात्र 22 शेयर। इसका मतलब ये दुनिया है तो पूरी आभासी, खाली आभास देती है कि 5000 हमारे दोस्त हैं, संकट की घड़ी में एक काम आने वाला नहीं। बहरहाल, कल मैं तीसरे कानून पर चर्चा करूंगा, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसकी मीमांसा करूंगा। ये वही कानून है जिसमें बदलाव करके सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य की गारंटी देने से हिचकिचा रही है। और इन बातों पर कल चर्चा करूंगा कि हमारे संविधान विशेषज्ञ क्यों मान रहे हैं कि इन 3 कानूनों के संशोधन के बाद हमारे आम नागरिक के मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ है। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। दिन शुभ हो, मंगलमय हो। पुनः अपील करता हूं, यदि मेरी बात पसंद आई हो, मेरे विचारों से आप सहमत हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने का, प्रसारित करने का की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।